हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बब्बर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बिजनेस स्टडीज़ की क्लास है और ये हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, थर्ड क्लास का मतलब है यहाँ मैंने क्या मेंशन कर रखा है कि हमारी थर्ड, पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है। ओके दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, अगर आप लोगों को याद हो तो। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। क्या स्टार्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का क्या मतलब है दोस्तों? फिक्स कैपिटल लाइक मशीनरी। ठीक है, तो अब हमें हर एक पॉइंट में क्या बताना है कि फिक्स कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। हर एक पॉइंट में हमें मेंशन करना है हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। फर्स्ट हमारा क्या आता है? नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल का भी फर्स्ट पॉइंट यही था और इसका भी यही है। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या आता है? इसमें भी सेम है, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमें जो है फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए और ट्रेडिंग में हमें जो है कम चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है हमारा? नेचर ऑफ बिजनेस। शुरू के 2 पॉइंट्स फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल की तरह बिल्कुल सेम है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। नेचर ऑफ बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा? स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है कि अगर हम लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेंगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए और स्मॉल स्केल पे करेंगे तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या आता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या आता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा? चॉइस ऑफ टेक्निक। क्या आता है? चॉइस ऑफ टेक्निक। अब हमारे यहाँ पे टेक्निक जो है 2 टाइप की होती है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव। अब नाम से ही पता लग रहा है कि लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा यूज होती है, कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल लाइक मशीनरी ज्यादा यूज होती है। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए और लेबर इंटेंसिव करेंगे तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। शुरू से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, ट्रेडिंग में कम चाहिए। सेकंड पॉइंट स्केल ऑफ ऑपरेशन। लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेंगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे कम चाहिए। थर्ड पॉइंट चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक में 2 टाइप की आ गई, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में अगर कैपिटल, इसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव में कम चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट जहां खत्म हो रहा है चॉइस ऑफ टेक्निक, वहीं से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्या आता है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्या है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी टेक्नोलॉजी जल्दी ऑब्सलीट हो जाती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी टेक्नोलॉजी जल्दी ऑब्सलीट हो जाती है। ऑब्सलीट मतलब बैकवर्ड हो जाती है, लाइक फोन की हो गई। जो भी कंपनी फोन्स बनाती है रोज एक नया फीचर ले आती है, तभी तो बिकेगा। तो जब रोज एक नया फीचर लाती है तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है। तो जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। ठीक है, और जो जिन कंपनीज को टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करनी उसको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या आता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड क्या आता है? चॉइस ऑफ टेक्निक। क्या आता है? चॉइस ऑफ टेक्निक। नेक्स्ट क्या आता है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्या आता है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर तो कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, लाइक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी आगे ग्रो करने की है तो उसको मशीनरी चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, नहीं तो कम चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या था? स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड क्या था? चॉइस ऑफ टेक्निक। नेक्स्ट क्या आता है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट क्या आता है? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। लास्ट के 3 पॉइंट जो बच्चे भूल जाते हैं उसका वर्ड क्या है? DLF। क्या है दोस्तों? DLF। लास्ट के 3 पॉइंट जो भूल जाते हैं दैट इज DLF। DLF में डी से क्या आता है? डाइवर्सिफिकेशन। डी से क्या आता है दोस्तों? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? लाइक आज अगर हम कपड़ा बना रहे हैं, कल शूज बनाने हैं, उसके आगे सीमेंट बनाना है, तो अगर हम अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए और नहीं करना चाहते तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। पॉइंट का नाम क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। पॉइंट का नाम क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। लास्ट के 3 पॉइंट है DLF। DLF, डी से डाइवर्सिफिकेशन, डी से डाइवर्सिफिकेशन, एल से लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जैसे मारुति और सुजुकी,
मारुति और सुजुकी दोनों मिल गए तो क्या है, दोनों ने एक दूसरे से कोलैबोरेट कर लिया। अब कोलैबोरेट कर लिया तो दोनों जो है इसमें जो है दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब दोनों पार्टनरशिप में आ गए तो दोनों की जो टेक्नोलॉजी थी वो एक दूसरे के यूज करेंगे तो उनको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, डी से डाइवर्सिफिकेशन, एल से लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, डी से डाइवर्सिफिकेशन, एल से लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। एफ से क्या आता है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। एफ से क्या आता है दोस्तों, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब अब हमारे पास फिक्स कैपिटल के लिए दो ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव दो है, जैसे कि अगर आप बिल्डिंग लेते हैं तो बिल्डिंग आप परचेज भी कर सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं। तो अगर हम परचेज करेंगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए और रेंट पे लेंगे तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। उस रेंट को ही हम लीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीज। ठीक है, तो अगर हम जो है परचेज करते हैं तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, लीज पे लेते हैं तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। शुरू से शुरू लास्ट के 3 पॉइंट पहले कौन से थे, डीएलएफ, डी से डाइवर्सिफिकेशन, एल से लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, एफ से फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था दोस्तों, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या था, स्केल ऑफ ऑपरेशन। साथ साथ में बोलना है, ऐसे लर्न नहीं होगा। फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड क्या था, चॉइस ऑफ टेक्निक। नेक्स्ट क्या आता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट क्या आता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। उसके बाद 3 पॉइंट कौन से बताए थे, बोलो बोलो, डीएलएफ, बिल्कुल डीएलएफ। डी से क्या था दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन। डी से क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। एल से क्या था, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। और लास्ट इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। लास्ट क्या है दोस्तों, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। थोड़ा समझ में आया। अभी हमने किया फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। ओके दोस्तों, ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। ठीक है, ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत हो मुझे कमेंट करें, अपना जो है मुझे कोई व्हाट्सएप नंबर या कुछ दे, मैं आपको सेंड करूंगा। अपना ईमेल एड्रेस दे, उस पर सेंड कर दूंगा। ओके दोस्तों, नहीं तो आप जो है इसकी फोटो खींच सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। पहले मैंने आपको कराया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, याद है दोस्तों। ठीक है, अब फाइनेंशियल डिसीजन मैंने बताया था हमारे 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। अभी तक मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कराया, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, क्योंकि ये दोनों इससे रिलेट करते थे। अब मैं आपको कराऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग पहले। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मैनेजर को लेना होता है, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आइडेंटिफाई करता है, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इज डिसीजन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसमें 2 सोर्सेज होते हैं, एक शेयर होल्डर फंड और एक बोरोड फंड। कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है हमारा दोस्तों, शेयर होल्डर फंड नाम से पता लग रहा है शेयर्स, तो इसमें क्या आता है, इक्विटी शेयर्स। क्या आता है, इक्विटी शेयर्स। और दूसरी बात क्या आती है, रिटेन अर्निंग। शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। और दूसरे आते हैं हमारे बोरोड फंड। बोरोड फंड जो हम उधार लेते हैं, तो बोरोड फंड में क्या आता है, एक तो डिबेंचर्स, जिसको हम डेट भी कहते हैं, DEBT, डेट। तो डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट, अदर फॉर्म ऑफ डेट लाइक अगर हम बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम शेयर होल्डर फंड। अब जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर के ऊपर कोई भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना होता। वैसे शेयर्स के ऊपर हमारा क्या जाता है, डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर क्या जाता है दोस्तों, डिविडेंड। ठीक है, तो इक्विटी शेयर के ऊपर कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। और ये पैसा हमें कब वापस करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही होती है। दोस्तों इक्विटी शेयर का पैसा हमें कब वापस करना होता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो रही है। इट मीन जब तक बंद नहीं होती है पैसा किसका है, अपना है। ठीक है, अपना क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी बात है पैसा कब वापस करेंगे, जब कंपनी बंद हो रही होगी। तो ये अपना पैसा हो गया। जैसे हमारी सेविंग होती है,
तो सेविंग को हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। दूसरा हमारा क्या था, बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, ये एक लोन की तरह है जिसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स एक लोन की तरह होते हैं जिसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। और इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब इसको रीपे करना पड़ता है। इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब इसको रीपे करना पड़ता है। लेकिन रीपे करने के टाइम पे कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो ये जो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जो एट द टाइम ऑफ जब भी रिटर्न करना होता है, रिटर्न के टाइम पे अगर पैसा नहीं है, ये जो रिस्क है इसको क्या कहते हैं हम, फाइनेंशियल रिस्क। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो इसमें हमारे दो फंड्स आते हैं, शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। ठीक है, अब जो उनसे हमारे डिबेंचर्स होते हैं इसके ऊपर क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। बोरोड फंड के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैज टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। और इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब ये पैसा वापस करना पड़ता है। इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब ये पैसा वापस करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे अगर पैसा नहीं है तो द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, इसको क्या कहते हैं, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, फर्म को, फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि डेट इशू करे या इक्विटी। ठीक है, तो वो क्या करता है, दोनों का एक जुडिशियस मिक्स लेता है। डेट और इक्विटी का जुडिशियस मिक्स मतलब एक प्रॉपर मिक्स। ठीक है, डेट और इक्विटी का एक प्रॉपर मिक्स लेता है इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। ना तो सारे डेट इशू कर सकता है, ना सारे इक्विटी इशू कर सकता है। सारे डेट इशू करेगा तो इसमें क्या है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और एक फिक्स टाइम पीरियड पे पैसा वापस भी करना है। सारे इक्विटी कर देगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट होता है जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट होता है जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए सारे इक्विटी शेयर भी इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या करता है, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन लेता है इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, शुरू से एक बार फिर से शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि हम कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मैनेजर को लेना होता है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। ठीक है, तो अब डिबेंचर्स के ऊपर ही पहले हम चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड पे करना पड़ेगा वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। और इसको जो है रीपे करना पड़ता है एट फिक्स पीरियड टाइम। ठीक है, लेकिन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अब आते हैं ऑन दी अदर हैंड, शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड में नो कमिटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। शेयर होल्डर फंड में हमारी कोई कमिटमेंट नहीं होती रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, दोनों का मिक्सचर लेता है। ठीक है, जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। डेट और इक्विटी का दोनों का प्रोपोर्शन। अब शुरू से एक बार करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हिच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इज डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या आइडेंटिफाई करता है, वेरियस सोर्सेज। द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर अ फर्म आर कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, रेफर टू इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड फंड्स में क्या आता है हमारा, रेफर टू फाइनेंस एज डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। अदर फॉर्म ऑफ डेट लाइक जैसे लोन लेते हैं, तो बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। तो अ फर्म हैज टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड। तो अब कंपनी ये डिसाइड करती है कौन से सोर्स से कितने फंड्स रेज करे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। अभी बताया था इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और क्या इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब पैसा वापस करना पड़ता है। तो बोरोड फंड हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम। ठीक है, लेकिन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज, तो द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, ऑन दी अदर एंड जो शेयर होल्डर फंड होते हैं इन्वॉल्व नो कमिटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रिटर्न और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें कोई भी इनकी कमिटमेंट नहीं होती कि पैसा कब वापस करेंगे और कब इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे।
ठीक है। तो ये जो है फर्म नीड टू हैव अ जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ, इसलिए फर्म को जो है एक जुडिशियस मिक्स लेना पड़ता है डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। इतना भी चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो शुरू से सबसे पहले आप बताएंगे, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर दो आते हैं शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, बोरोड फंड में आता है डिवेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट, ठीक है। उसके बाद बताएंगे इंटरेस्ट जो है बोरोड फंड के ऊपर पे करना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, और उसके बाद इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब पैसा वापस करना पड़ता है। लेकिन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। फिर ऑन दी अदर हैंड शेयर होल्डर फंड के बारे में बताना पड़ेगा, नो कमिटमेंट रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ कैपिटल के पेमेंट अगर वापस करनी है या इंटरेस्ट का कुछ भी कमिटमेंट नहीं होती। तो इसलिए मैनेजर क्या है, जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का एक प्रॉपर मिक्स लेता है इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके दोस्तों, समझ आया? क्लियर है फाइनेंसिंग डिसीजन? दोस्तों फाइनेंसिंग डिसीजन क्लियर है? ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और मेरे इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस है, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करना स्टार्ट करें। अगर किसी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक उनका शेड्यूल सेट नहीं हो रहा, उनको ये समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, कैसे कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, तो दोस्तों वो लोग मुझे जो है कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियोस आपके लिए है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही तो आप मुझे बताएं, मैं आपको लर्न कराऊंगा, वो मेरा काम है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं